दोनों देश युद्ध के लिए लामबंद हो गए और इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण का आदेश देते हुए पूर्ण युद्ध का आदेश दिया। 1965 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान की नौसेना में कोई सुधार नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना के समान पैमाने पर हमले नहीं कर सकी थी। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत पश्चिमी सीमा पर बड़े ज़मीनी अभियानों का प्रयास किया, लेकिन कश्मीर में कुछ के अलावा इनमें से अधिकांश हमले रुक गए और भारतीय जवाबी हमलों को ज़मीन हासिल करने की अनुमति मिल गई। पाकिस्तानी सेना के पास व्यापक पैमाने पर संगठन का अभाव था, जिसके कारण पश्चिमी मोर्चे पर गलत संचार और बड़ी संख्या में मौतें हुई। युद्ध के पूर्वी मोर्चे में भारतीय जनरलों ने पाकिस्तानी विरोध को तुरंत दरकिनार करने और पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की ओर तेजी से बढ़ने के लिए मशीनीकृत और हवाई इकाइयों का उपयोग करते हुए एक उच्च गति वाले बिजली युद्ध का विकल्प चुना। जगजीत सिंह अरोड़ा, जो बाद में 1984 में गांधी के आलोचक बन गए, ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व किया। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी विमानों की छोटी टुकड़ी पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे इस क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता बनी रही। भारतीय सेना ने 7 दिसंबर और 15 दिसंबर 1971 के बीच सिलहट की लड़ाई के दौरान जेसोर और कई अन्य शहरों को मुक्त कराया, जिसमें भारत ने अपना पहला हेलीबोर्न ऑपरेशन किया। इसके बाद भारत ने 9 दिसंबर को एक और हवाई हमला किया, जिसमें मेजर जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 5000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को पकड़ लिया और ढाका की ओर मेघना नदी भी पार कर ली। 2 दिन बाद भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हवाई अभियान चलाया। सेना की पैराशूट रेजिमेंट के 750 लोग तंगेल में उतरे और क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को हरा दिया, जिससे ढाका के लिए सीधा रास्ता सुरक्षित हो गया। छोटी पाकिस्तानी सेनाएं युद्ध से बच गईं और 7000 सैनिकों में से केवल 900 जीवित वापस ढाका लौट आए। 12 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी और राजधानी को घेरने की तैयारी कर चुकी थी। 14 तारीख तक भारतीय भारी तोपें आ गईं और शहर पर गोलाबारी की। जैसे ही 14 दिसंबर 1971 तक आत्मसमर्पण स्पष्ट हो गया, पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल और मिलिशिया रात के दौरान ढाका की सड़कों पर घूमते थे, किसी भी शिक्षित बंगाली का अपहरण करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे और फिर उसे मार डालते थे, जिसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश का नेतृत्व कर सकता था। इनमें से 200 से अधिक लोग 14 तारीख को मारे गए। 16 दिसंबर तक पाकिस्तानी मनोबल निचले स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय सेना ने अंततः ढाका को घेर लिया और शहर को घेर लिया। 16 तारीख को भारतीय सेना ने शहर को आत्मसमर्पण करने के लिए 30 मिनट का अल्टीमेटम जारी किया। ये देखते हुए कि शहर की सुरक्षा मुक्ति वाहिनी और शहर के बाहर भारतीय सेनाओं की तुलना में कमजोर है, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, पूर्वी कमान के कमांडर, और उनके डिप्टी वी. एम.एस. खान ने बिना किसी प्रतिरोध के शहर को आत्मसमर्पण कर दिया। जब पैराशूट रेजिमेंट के भारतीय सैनिक शहर में आए तो बीबीसी न्यूज ने आत्मसमर्पण के क्षण को कैद कर लिया। जैसे ही भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने शेष पाकिस्तानी सेना को घेर लिया, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के ए.के. नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को शाम के 4:31 बजे IST पर पाकिस्तानी समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। आत्मसमर्पण ने पूर्वी पाकिस्तान के पतन का संकेत दिया। युद्ध की समाप्ति के साथ ही सरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। संपूर्ण 4 स्तरीय सेना ने अपने अधिकारियों और जनरलों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान विरोधी नारे लगे, बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी युद्धबंदियों को पीटा। आखिरकार भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी युद्धबंदियों और नियाजी को जुझारू स्थानीय लोगों द्वारा पीट कर मार डालने से बचाने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई। पकड़े गए 93,000 लोगों में से अधिकांश पाकिस्तानी सेना के अधिकारी या अर्धसैनिक अधिकारी थे, साथ ही 12,000 समर्थक रजाकार भी थे। शत्रुता आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गई। 8,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25,000 घायल हुए।
भारतीय सेनाओं को केवल 3,000 मरे और 12,000 घायल हुए। भारत ने दावा किया कि उसने पश्चिमी मोर्चे पर 3.6 हजार वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि 126 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को गंवानी पड़ी है। उस समय जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, उस समय लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं द्वारा गांधी की देवी दुर्गा के रूप में सराहना की गई थी। मार्च 1972 में भारत भर में राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस युद्ध के बाद की इंदिरा पर सवार होकर अधिकांश राज्यों में सत्ता में आ गई। लहर 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार के आधार पर 1971 में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। उनके 1971 के प्रतिद्वंद्वी राजनारायण, जिन्होंने बाद में उन्हें 1977 के संसदीय चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में हराया था, द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग के कई बड़े और साथ ही छोटे उदाहरणों का आरोप लगाया गया था। गांधीजी ने सरकार में अपने एक सहयोगी अशोक कुमार सेन को अदालत में अपना बचाव करने के लिए कहा था। मुकदमे के दौरान उसने अपने बचाव में साक्ष्य दिए। लगभग 4 वर्षों के बाद अदालत ने उन्हें बेईमान चुनाव प्रथाओं, अत्यधिक चुनाव व्यय और पार्टी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का उपयोग करने का दोषी पाया। हालांकि न्यायाधीश ने मामले में उसके खिलाफ लगाए गए रिश्वतखोरी के अधिक गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने उनकी संसदीय सीट छीनने का आदेश दिया और 6 साल तक किसी भी पद पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को भारत की संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, इसलिए उन्हें प्रभावी रूप से पद से हटा दिया गया। हालांकि गांधी ने इस्तीफा देने के आह्वान को खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना की घोषणा की और जोर देकर कहा कि सजा से उनकी स्थिति कमजोर नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के साफ सुथरे नहीं होने के बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन हमारे अनुभव से पता चलता है कि जब विपक्षी पार्टियां सरकारें बना रही थीं, तब स्थिति बहुत खराब थी। और उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए धन जुटाने के तरीके की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने समान तरीकों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी का समर्थन बरकरार रखा, जिसने एक बयान जारी कर उनका समर्थन किया। फैसले की खबर फैलने के बाद सैकड़ों समर्थकों ने अपनी वफादारी का वादा करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त ब्रज कुमार नेहरू ने कहा कि गांधी की सजा से उनके राजनीतिक करियर को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, श्रीमती गांधी को आज भी देश में भारी समर्थन प्राप्त है। मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि भारत के मतदाता अन्यथा निर्णय नहीं लेते। गांधी ने अशांति में भाग लेने वाले अधिकांश विपक्ष की गिरफ्तारी का आदेश देकर व्यवस्था बहाल करने का कदम उठाया। उनकी कैबिनेट और सरकार ने सिफारिश की कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अव्यवस्था और अराजकता के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। तदनुसार अहमद ने 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352(1) के प्रावधानों के आधार पर आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। आपातकाल के समय एक व्यापक अफवाह थी कि इंदिरा ने आदेश दिया था। उसकी खोज तेजतर्रार ट्रेड यूनियनवादी और सोशलिस्ट पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस को खत्म करने के लिए थी, जब वह भाग रहे थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को अनुरोध पत्र जारी कर ऐसे फरमानों को त्यागने का अनुरोध किया। फर्नांडीस ने 1974 में देशव्यापी रेलवे हड़ताल का आह्वान किया था, जिसने रेलवे को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया और एशिया में सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाई बन गई। इंदिरा उन पर क्रोधित हो गई थी और हड़ताल को बड़े पैमाने पर कुचल दिया गया था। कुछ ही महीनों के भीतर 2 विपक्षी पार्टी शासित राज्यों गुजरात और तमिलनाडु पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिससे पूरा देश सीधे केंद्रीय शासन या सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के अधीन आ गया। पुलिस को कर्फ्यू लगाने और नागरिकों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की शक्तियां दी गई। सभी प्रकाशनों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पर्याप्त सेंसरशिप के अधीन किया गया था। अंततः आसन्न विधानसभा चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधान के आधार पर सभी विपक्ष नियंत्रित राज्य सरकारों को हटा दिया गया।
इंदिरा गांधी ने परस्पर विरोधी पार्टी सदस्यों को बदलने के लिए आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल किया। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के विपरीत, जो अपने विधायी दलों और राज्य पार्टी संगठनों के नियंत्रण में मजबूत मुख्यमंत्रियों से निपटना पसंद करते थे, श्रीमती गांधी ने स्वतंत्र आधार वाले प्रत्येक कांग्रेसी मुख्यमंत्री को हटाने और उनमें से प्रत्येक के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। उसके प्रति वफादार फिर भी राज्यों में स्थिरता कायम नहीं रखी जा सकी। राष्ट्रपति अहमद ने ऐसे अध्यादेश जारी किए जिन पर संसद में बहस की आवश्यकता नहीं थी, जिससे गांधी को डिक्री द्वारा शासन करने की अनुमति मिल गई। आपातकाल के दौरान गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। आपातकाल के दौरान उन्होंने बिना कोई सरकारी पद संभाले जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया। मार्क टुली के अनुसार उनकी अनुभवहीनता ने उन्हें उन कठोर शक्तियों का उपयोग करने से नहीं रोका जो उनकी मां इंदिरा गांधी ने प्रशासन को आतंकित करने के लिए अपनाई थी, जिससे वास्तव में एक पुलिस राज्य की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता था कि आपातकाल के दौरान उन्होंने वस्तुतः अपने मित्रों, विशेषकर बंसीलाल के साथ मिलकर भारत को चलाया। ये भी चुटकी ली गई कि संजय गांधी का अपनी मां पर पूरा नियंत्रण था और सरकार पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, के बजाय पीएमएच, प्रधानमंत्री आवास, द्वारा चलाई जाती थी। 1977 में आपातकाल की स्थिति को 2 बार बढ़ाने के बाद गांधी ने मतदाताओं को अपने शासन को साबित करने का मौका देने के लिए चुनाव बुलाया। हो सकता है कि भारी सेंसर वाली प्रेस ने उसके बारे में जो लिखा हो, उसे पढ़कर उसने अपनी लोकप्रियता को गलत तरीके से आंका हो। विपक्षी दलों के जनता गठबंधन ने उनका विरोध किया था। गठबंधन भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टियों और चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से बना था, जो उत्तरी किसानों और किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। जनता गठबंधन, जिसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण थे, ने दावा किया कि चुनाव भारत के लिए लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चयन करने का आखिरी मौका था। 1977 के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई। जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपथी जैसे अनुभवी गांधी समर्थकों को मुख्य रूप से अंतर पार्टी के कारण अलग होने और एक नई राजनीतिक इकाई CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनीति और संजय गांधी द्वारा निर्मित परिस्थितियां। प्रचलित अफवाह ये थी कि उनका इरादा गांधी को पद से हटाने का था और तीनों उसे रोकने के लिए खड़े थे। गांधी जी की कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार गई। जनता पार्टी का लोकतंत्र या तानाशाही का दावा जनता के बीच गूंजता नजर आया। गांधी और संजय गांधी अपनी सीटें हार गए और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई, पिछली लोकसभा में 350 की तुलना में, जिनमें से 92 दक्षिण में थीं। आपातकाल हटने के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता गठबंधन सत्ता में आया। बाद में गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में गठबंधन पार्टियों का विलय होकर जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी के अन्य नेता चरण सिंह, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज और अटल बिहारी वाजपेयी थे। चुनाव में अपमानजनक हार के बाद नेपाल के राजा ने एक मध्यस्थ के माध्यम से उन्हें और उनके परिवार को नेपाल में स्थानांतरित होने की पेशकश की। उन्होंने खुद को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने दोनों बेटों संजय गांधी और राजीव गांधी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार थीं। हालांकि कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद उन्होंने अपने भविष्य के राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। चूंकि गांधी चुनाव में अपनी सीट हार गई थी, इसलिए पराजित कांग्रेस पार्टी ने यशवंतराव चव्हाण को अपने संसदीय दल का नेता नियुक्त किया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी फिर से विभाजित हो गई और गांधी ने कांग्रेस आई नामक अपना खुद का कांग्रेस गुट बना लिया। नवंबर 1978 में उन्होंने चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता और लोकसभा में सीट हासिल की, जब जनता पार्टी द्वारा कन्नड़ मैटिनी आइडल राजकुमार को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें विफल हो गईं, जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो अराजनीतिक रहना चाहते थे। हालांकि जनता सरकार के गृह मंत्री चरण सिंह ने संजय गांधी के साथ कई आरोपों में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिनमें से किसी को भी भारतीय अदालत में साबित करना आसान नहीं होगा। गिरफ्तारी का मतलब था कि गांधी जी को संसद से स्वतः ही निष्कासित कर दिया गया। इन आरोपों में ये भी शामिल था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में बंद सभी विपक्षी नेताओं को मारने की योजना बनाई थी या उसके बारे में सोचा था। महत्वाकांक्षी केंद्रीय वित्त मंत्री चरण सिंह
जिन्होंने पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में गांधी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, ने इसका फायदा उठाया और इंदिरा और संजय से प्रेमलाप करना शुरू कर दिया। पार्टी से सिंह के गुट में एक महत्वपूर्ण पलायन के बाद जुलाई 1979 में देसाई ने इस्तीफा दे दिया। गांधी और संजय गांधी ने सिंह से वादा किया था कि कांग्रेस आई कुछ शर्तों पर उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देगी, जिसके बाद सिंह को राष्ट्रपति रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। शर्तों में गांधी और संजय के खिलाफ सभी आरोप वापस लेना शामिल था। चूंकि सिंह ने उन्हें हटाने से इनकार कर दिया, कांग्रेस आई ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति रेड्डी ने अगस्त 1979 में संसद भंग कर दी। 1980 के चुनावों से पहले गांधी जी ने जामा मस्जिद के तत्कालीन शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी से संपर्क किया और मुस्लिम वोटों का समर्थन हासिल करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर उनके साथ एक समझौता किया। जनवरी में हुए चुनावों में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस आई भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनवरी 1980 में सत्ता में वापस आ गई। इस चुनाव में गांधी को मेडक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना गया था। 23 जून को नई दिल्ली में एरोबेटिक युद्धाभ्यास करते समय एक विमान दुर्घटना में संजय की मृत्यु हो गई। 1980 में अपने बेटे के स्वदेशी रूप से निर्मित कार लॉन्च करने के सपने को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी ने संजय की कर्ज में डूबी कंपनी मारुति उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 43 मिलियन 4.34 करोड़ और दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों से संयुक्त उद्यम बोलियां आमंत्रित की गईं। जापान की सुजुकी को भागीदार के रूप में चुना गया। कंपनी ने 1984 में अपनी पहली भारतीय निर्मित कार लॉन्च की। संजय की मृत्यु के समय तक गांधीजी को केवल परिवार के सदस्यों पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने अपने अनिच्छुक बेटे राजीव को राजनीति में आने के लिए मना लिया। उनके पीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों में उनके सूचना सलाहकार और भाषण लेखक के रूप में HY शारदा प्रसाद शामिल थे।